हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कृष्ण राजौरिया और स्वागत है आपका मेरे चैनल की पहली वीडियो पे। आज मैं आपको वर्ल्ड वॉर टू के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो कि मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री का काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और मैं इस चैनल पे हिस्ट्री रिलेटेड वीडियोस, पॉलिटिकल इश्यूज रिलेटेड वीडियोस और करंट अफेयर से रिलेटेड और वर्ल्ड अफेयर से रिलेटेड वीडियोस लाता रहूँगा। तो अगर आपको ऐसी वीडियोस देखने में दिलचस्पी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो वर्ल्ड वॉर टू था उसके और जो नाम हम कह सकते हैं, और वर्ल्ड वॉर टू को और किस किस नाम से जाना जाता है। तो जो पहला था वो था पहला तो जो वो था टोटल वॉर, और जो दूसरा था वो था ग्लोबल वॉर। ऐसा इसलिए क्योंकि जो ये वॉर था इसमें सारी जो पूरा पूरी दुनिया अपने आप को लड़ाई में झोंक चुकी होती है। यहाँ पे एक आम नागरिक भी लड़ाई का हिस्सा था, और एक मिलिट्री ऑफिशियल तो फिर था ही। बाद में आते कि डेथ्स ऑफ पीपल ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू, कितने लोगों की मृत्यु हुई थी वर्ल्ड वॉर टू के दौरान। तो आप देख सकते हैं 70 to 80 मिलियन लोग मारे गए थे, यानी 7 से 8 करोड़ लोग। तो मतलब देखा जाए तो जो वर्ल्ड वॉर वन हुआ था, वो मैं आप फ्यूचर में वर्ल्ड वॉर वन के बारे में भी मैं से रिलेटेड वीडियो भी मैं जरूर लाऊंगा। तो उसमें वर्ल्ड वॉर वन के दौरान 2 करोड़ लोग समथिंग कैजुअलिटीज हुई थी, और कैजुअलिटीज में तो फिर दोनों लोग आते हैं जो इंजर्ड भी हुए थे, और जो लोग जिनकी डेथ भी हुई थी। तो काफी कम लोग मारे गए थे, लेकिन जो वर्ल्ड वॉर टू था उसमें तो पूरे 7 से 8 करोड़ लोग मारे गए थे। और इससे कई गुना ज्यादा, मतलब इससे डबल ट्रिपल ज्यादा लोग उस लड़ाई में इंजर्ड हुए थे। तो आप देख सकते हो सिविलियंस थे, तो 50 मिलियन सिविलियन मारे गए थे। 25 आप देख सकते हैं कि एक ये वर्ल्ड वॉर टू में सिविलियंस ने भी एक तरह से वो भी लड़ाई का हिस्सा थे। तभी 50 मिलियन, मतलब आर्मी से ज्यादा लोग, आर्मी से ज्यादा तो सिविलियंस मारे गए थे। यहाँ पे 25 मिलियन आर्मी के पर्सनल मारे गए थे। फिर बाद में आता है पीरियड ऑफ वर्ल्ड वॉर टू। कब से कब तक ये वर्ल्ड वॉर टू स्टार्ट हुआ और कब तक रहा। तो जो 1 सितंबर 1939 में वर्ल्ड वॉर टू स्टार्ट हुआ, और 15 अगस्त 1945 तक वो चला। तो अब जाते हैं हम दूसरी स्लाइड पर। तो जो टू फैक्शंस थे वर्ल्ड वॉर टू के दौरान, मतलब कौन किन किन लोगों के बीच, किन किन कंट्रीज के बीच में लड़ाई थी। तो एक तरफ थे एलाइड पावर्स, जिसमें थे यूएसए, यूके, फ्रांस, यूएसएसआर, पोलैंड। और दूसरी तरफ थे एक्सिस पावर, जिसमें थे जर्मनी, जापान, इटली। वैसे तो काफी सारे कंट्री और थी एलाइड पावर्स और एक्सिस पावर का हिस्सा, लेकिन ये सारी थी, ये सारी मेन थी। ये सारी मेन थी। तो जो यूएसए था उसने काफी लेट ज्वाइन किया था, आपको याद होगा। तो आपको अगर पता हो तो फिर यूएसए ने काफ वर्ल्ड वॉर वन में भी यूएसए ने आखिर में ज्वाइन करके ही लड़ाई आखिर में ज्वाइन करके ही allied पावर्स ने वर्ल्ड वॉर वन में भी लड़ाई जीती थी, और इसी तरह यूएस ने भी आखिर में ज्वाइन किया। और यूएस के, मैं कहूँगा, काफी बड़ा रोल प्ले किया था एलाइड विक्ट्री में यूएस ने। तो हम मैप देख लेते हैं कि आप ये देख सकते हैं, जो येलो कलर की जो ये सारी कंट्रीज हैं, ये थी सारी एलाइड पावर्स का हिस्सा। आप देख सकते हैं यूनाइटेड स्टेट्स हुई, कनाडा हुई, चाइना हुआ, यूएसएसआर हुआ। इंडिया भी उस समय पे कॉलोनी था ब्रिटेन की, और ब्रिटेन था एलाइड पावर्स का हिस्सा, तो इनडायरेक्टली इंडिया भी एलाइड पावर्स का हिस्सा थी। उसी तरह ऑस्ट्रेलिया जो थी वो भी कॉमनवेल्थ का हिस्सा थी। कॉमनवेल्थ जो ब्रिटेन, जो कॉमनवेल्थ आज की कंट्रीज है वो सारी कंट्रीज हैं जिन पे एक वक्त ब्रिटेन का राज था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे साउथ अफ्रीका भी थी, ब्राजील भी थी। और जो रेड कलर में आप देख सकते हैं कंट्रीज, वो सारी थी एक्सिस पावर, जिसमें आप फिनलैंड हुई, जर्मनी हुई, रोमेनिया हो गया, इटली हो गए, और यहाँ पे जापान। तो अब आते हैं लीडर्स, जो काफी, आपको लीडर्स जानना भी काफी जरूरी है अलग अलग कंट्रीज के वर्ल्ड वॉर टू के दौरान। तो जर्मनी का आपको तो फिर पता ही होगा कि जर्मनी का नाजी पार्टी का जो लीडर था, मतलब जर्मनी का भी जो चांसलर था वो था एडोल्फ हिटलर। फिर देन इटली, बेनिटो मुसोलिनी था, और हिटलर मुसोलिनी काफी अच्छे दोस्त थे। जापान में उस समय पे मुनार्क था जिसका नाम हिरोहिटो था। एलाइड पावर्स में उस वक्त यूएसए में थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट और हैरी एस ट्रूमन। तो मैंने, आप बोलोगे कि मैंने दो नाम क्यों लिखे हैं, तो आपको बता दूं मैं कि फ्रैंकलिन, पहले फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट रहे थे, और फिर 1945 के वक्त ही
यूएस के जो प्रेसिडेंट थे 1945 के वक्त यूएस के प्रेसिडेंट बन गए थे हैरी एस ट्रूमन। फिर बाद में जो यूके में थे वो थे विंस्टन चर्चिल, यूएसएसआर में जोसेफ स्टैलिन, और फ्रांस के थे एल्बर्ट लेब्रन। अब आता है कॉजेज ऑफ वर्ल्ड वॉर टू। वर्ल्ड वॉर टू के शुरू होने के क्या क्या कारण थे। तो जो पहला कारण था वो था ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स। जो ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स थी वो वर्ल्ड वॉर वन के बाद साइन की गई थी, जिसमें काफी सारी शर्तें माननी पड़ी थी जर्मनी को। तो एक तरह से जर्मनी के लोगों में काफी गुस्सा था ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स को लेकर, और हिटलर को भी ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स काफी ज्यादा हार्श लगती थी, इसीलिए वो फ्रांस से बदला लेना चाहता था ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स का। क्योंकि उस ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स के बाद राइनलैंड नाम का एक जो एरिया था, वो भी राइनलैंड नाम का एक इंडस्ट्रियल एरिया था जर्मनी का, वो भी फ्रांस ने ले लिया था, और जर्मनी को अपनी आर्मी बनाने की इजाजत नहीं दी। तो एक तरह से काफी ज्यादा ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी थी ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स। बाद में फिर आता है मिलिट्रियरिज्म। जो एक तरह से एक अवधारणा बन गई थी लोगों में कि जो मिलिट्री जिसकी सबसे ज्यादा सुपीरियर होगी वही कंट्री वर्ल्ड लेवल पे डोमिनेट करेगी। तो ये भी काफी बड़ा कारण था वर्ल्ड वॉर टू के स्टार्ट होने का। जो तीसरा था वो था फेलियर ऑफ लीग ऑफ नेशन। जो ये लीग ऑफ नेशन थी वो वर्ल्ड वॉर वन के बाद स्टार्ट हुई थी, मतलब बनी थी। तो फिर एक तरह से लीग ऑफ नेशन का जो मेन मोटो था वो था वर्ल्ड वॉर टू होने से रोकना। लेकिन ये वर्ल्ड वॉर ये ऐसा हो नहीं पाया, और वर्ल्ड वॉर टू हाल ही हो गया, और लीग ऑफ नेशंस उसमें कुछ भी नहीं कर पाई। और आपको मैं बता दूं लीग ऑफ नेशन वर्ल्ड वॉर टू के बाद आगे जाके यूएन भी लेती है, और जो यूएन का भी मेन मोटो है वो भी यही है कि वर्ल्ड वॉर थ्री होने से रोकना। तो अभी तक यूएन काफी अच्छा चला आ रहा है वर्ल्ड वॉर थ्री को रोकने में। अभी तक 70 सालों में कोई भी वर्ल्ड वॉर थ्री वगैरह जैसी स्थिति बनी नहीं है। तो फोर्थ कारण था वो खुद ब खुद हिटलर था। जो हिटलर था वो जर्मनी की प्राइड को वापस लाना चाहता था, जो कि वर्ल्ड वॉर वन के बाद जर्मनी ने खो दी थी। इसीलिए एक बहुत बड़ा ये भी कारण था कि हिटलर जर्मनी में पावर में आता है। वो यही दावा करता है कि मैं जर्मनी की पावर को वापस लाऊंगा, और जर्मनी को प्राइड को जो खोई हुई जो प्राइड है वो जर्मनी की वापस लेकर आऊंगा। इसलिए लोग हिटलर पे काफी विश्वास करते थे जर्मनी के लोग। तो जो फिफ्थ था वो था नेशनलिज्म इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ यूरोप। नेशनलिज्म की भावना भी यूरोप में बढ़ चढ़कर बोली थी। एक कंट्री दूसरी कंट्री से खुद को सुपीरियर माना करती थी। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण था वर्ल्ड वॉर टू के स्टार्ट होने का। जो छठवां कारण था वो था जापान ने इन्वेड कर दिया था चाइना में। आपको मैं बता दूं पहले 1910 में जापान ने कोरिया पे अटैक किया था। फिर आई थिंक 1900, हाँ 1910 में, और 1931 के वक्त ही मंचूरिया जो पार्ट है, आपको पता हो काफी लोग अगर मंचूरियन खाते हैं तो वो मंचूरिया जो पार्ट है वो चाइना का ही पार्ट था। तो उस पर अटैक किया था। जो कि मंचूरियन डिश है वो चाइना से ही आई है, जो मंचूरिया जगह से। तो जो मंचूरिया था उस पर अटैक किया था जापान जापान ने 1931 में। और 1937 में फुल ब्लोन इन्वेजन करता है जापान चाइना पे। तो वो भी एक बड़ा कारण था वर्ल्ड वॉर टू का। और जो सेवन था वो था वर्ल्ड वाइड ग्रेट डिप्रेशन, जो कि 1926 के वक्त आया था, जिसमें पूरी दुनिया एकदम एकदम से पीछे चली गई थी काफी ज्यादा टाइम में। तो बहुत ज्यादा गरीबी और अनएम्प्लॉयमेंट छा गई थी 1926 के वर्ल्ड वाइड ग्रेट डिप्रेशन के कारण। अब आता है व्हाट हैपेंड बिफोर वर्ल्ड वॉर टू। वर्ल्ड वॉर टू से पहले यूरोप और एशिया में क्या क्या घटनाक्रम होते हैं। तो जापान ने, मैंने आपको बताया था अभी कि 1937 में इन्वेड कर देता है जापान चाइना पे। फिर जर्मनी जो था वो मैंने बताया था कि जो राइनलैंड नाम का एरिया, जो राइनलैंड नाम का जो इसको राइनलैंड इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ से राइन रिवर गुजरती है। काफी बड़ी रिवर है राइन, काफी सारी कंट्रीज से गुजरती है। तो जो राइनलैंड नाम का एरिया था उसमें जर्मनी हिटलर ने अटैक करा, 1936 में उसे कैप्चर कर लिया। उस वक्त फ्रांस और ब्रिटेन ने कुछ भी नहीं कहा था। फिर हिटलर ने ट्रीटी साइन कर ली थी इटली और जापान के साथ। बाद में जर्मनी ऑस्ट्रिया को कैप्चर करा था 1938 में। आप देख सकते हैं हिटलर यहाँ पे अपना ये सैल्यूट देता है। ये आपको पता होगा ये नाजी सैल्यूट है। एक तरह से जो शपथ लेते हैं एक तरह से वही वैसे ही सैल्यूट होता है, नाजी सैल्यूट। तो अब मैं आपको एक फैक्ट बता देता हूँ कि जो जर्मनी है आज के समय पे जो नाजी सैल्यूट है जर्मनी में, जो नाजी सैल्यूट अगर कोई करता है तो उसको काफी समय की जेल हो जाएगी, क्योंकि वो जर्मनी अपना पुराना पास्ट को वापस दोहराना चाहती नहीं है। इसीलिए ये जो नाजी सैल्यूट है वो
जर्मनी में बैंड है। फिर जो सेम ईयर में हिटलर ने सुडेनलैंड पे कैप्चर किया था। सुडेनलैंड उस समय पे कुछ थोड़ी बहुत जो स्विट्जरलैंड तो नहीं मगर जो उसके आसपास की कंट्रीज थी उनसे थोड़ा मिलकर एक सुडेनलैंड का नाम का एक कंट्री बनती थी, तो उसी पे हिटलर ने इन्वेट करके उसे भी कैप्चर कर लिया था। फिर आता है 1939 जहाँ पे एक्चुअल वर्ल्ड वॉर टू स्टार्ट होता है। तो जर्मनी ने जो जर्मनी का एनेक्सेशन था वो 1939 में ही बिल्कुल स्टार्ट होता है। तो जर्मनी चेकोस्लोवाकिया जो कि चेक रिपब्लिक और स्लोवाकिया जो आज की दो कंट्रीज हैं उनसे मिलकर बना है चेकोस्लोवाकिया, उसमें मार्च में इन्वेट करता है, उसको कैप्चर कर लेता है। फिर बाद में जर्मनी साइन करता है एक सीक्रेट ट्रीटी यूएसएसआर के साथ जिसका नाम है मोल्टोव रिबेंट्रोप पैक्ट। जो मोल्टोव रिबेंट्रोप पैक्ट था उसके अंदर सीक्रेटली ये डिसाइड किया गया था कि जर्मनी और जो यूएसएसआर थे, जर्मनी वेस्ट से पोलैंड पे अटैक करेगा और यूएसएसआर ईस्ट की साइड से पोलैंड पे अटैक करेगा और दोनों हाफ हाफ में पोलैंड को बांट लेंगे। और ये सीक्रेटली डिसाइड किया गया था, ये मतलब पब्लिक डोमेन में उपलब्ध नहीं था। और जो मोल्टोव थे वो ये फॉरेन मिनिस्टर थे यूएसएसआर के। जो रिबेनट्रॉप थे वो थे जर्मनी के फॉरेन मिनिस्टर। फाइनली जर्मनी जो थी वो पोलैंड पर 1 सितंबर 1939 को पे अटैक करती है। तो इसी के साथ वर्ल्ड वॉर जो टू था वो स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि फ्रांस और ब्रिटेन ने पोलैंड का प्रोटेक्शन का वादा किया था। और जब जैसे ही जर्मनी इन्वेट करता है पोलैंड को 1 सितंबर 1939 को, बाद में फिर फ्रांस और ब्रिटेन वॉर डिक्लेयर कर देते हैं जर्मनी पे और यूएसएसआर भी ईस्ट से अटैक कर देता है। और फाइनली पोलैंड को ये लोग यूएसएसआर और जर्मनी दो हिस्सों में बांट लेते हैं। फिर आता है ब्लिट्सक्रीग टेक्निक। आखिर ब्लिट्सक्रीग टेक्निक है क्या? तो जो ब्लिट्सक्रीग टेक्निक थी ये जर्मन आर्मी काफी यूज किया करती थी। उसमें क्या होता था कि जैसे जब भी वो जो सिंपल वॉरफेयर होता है उसमें आप लोग सोल्जर्स और टैंक को लेकर आगे बढ़ते हैं किसी एरिया को कब्जा करने के लिए, लेकिन जर्मन आर्मी क्या करती थी कि जिस जैसे ही टैंक आगे बढ़ रहे हैं उसके साथ साथ पीछे पीछे आर्टिलरीज, आर्मर फाइटिंग व्हीकल्स और वहां से लोग और सोल्जर्स और सारे टैंक्स उनको सपोर्ट करने के लिए आगे बढ़ते रहते थे, ताकि कहीं भी इक्विपमेंट की कमी ना पड़े और पूरा फुल ब्लोन इन्वेजन किसी भी एरिया पे वो कर सके। तो ये काफी किफायती टेक्निक थी ब्लिट्सक्रीग टेक्निक, और इसको यूज करके मतलब पूरा यूरोप पे कब्जा एक वक्त जर्मनी ने कब्जा कर लिया था पूरे यूरोप पे। आप देख सकते हैं यहाँ पे टैंक्स हैं, पीछे आर्मर फाइटिंग व्हीकल्स और टैंक्स वगैरह पीछे उनको सपोर्ट करने के लिए आप बढ़ रहे हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ये भी ब्लिट्सक्रीग टेक्निक की एक इमेज है। तो बाद में अब 1940 में क्या होता है, यूएसएसआर ने जो बाल्टिक कंट्रीज हैं, आपको पता होगा ये लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया जो तीनों हैं वो हैं बाल्टिक कंट्रीज बोला जाता है इनको, तो उन पर अटैक कर देती है। फिर सून जर्मनी ने वो डेनमार्क, नॉर्वे, बेल्जियम और नीदरलैंड्स पे भी कब्जा कर लेते हैं। फिर इटली और जर्मनी मिलकर मिलकर फ्रांस पर अटैक करते हैं। और फाइनली जो पेरिस होता है वो जून 1940 में पेरिस पे कब्जा कर लेती है जर्मनी और इटली। बाद में फिर जर्मनी जर्मनी अटैक करती है ब्रिटेन पे और वहां पे एक फर्स्ट एरियल बैटल होता है, जो जो सबसे दुनिया का पहला जो एरियल बैटल हुआ था जिसमें सिर्फ और सिर्फ फाइटर प्लेन्स यूज किए गए थे दोनों तरफ से। उसी एरियल बैटल कहते हैं। तो फिर वो था बैटल ऑफ ब्रिटेन, जिसमें सिर्फ और सिर्फ फाइटर प्लेन्स ने लड़ाई की थी, लेकिन उसमें ब्रिटेन थोड़ा सक्सेसफुल रहा था। जर्मनी जर्मनी को वो ब्रिटेन को कैप्चर करने से जर्मनी को उसने रोक लिया था। और लेकिन फिर भी जर्मनी काफी बार जो लंदन थी जो कैपिटल सिटी थी, जो ब्रिटेन की कैपिटल सिटी थी उस पर काफी बार अटैक करा था और बॉम्बिंग करी थी, उसमें भी काफी लोग मारे गए थे। बाद में फिर जो जर्मनी, जापान और इटली थी उन्होंने ट्राईपार्टाइट पैक्ट साइन किया था और इसी के साथ साथ एक्सिस पावर की शुरुआत होती है। बाद में आता है इवेंट्स ऑफ 1941 में। अब 1941 में क्या घटनाक्रम चल रहा था, तो इटली और जर्मनी थे उन्होंने इजिप्ट और इजिप्ट पे अटैक करता। जो इजिप्ट थी वो थी ब्रिटेन की कॉलोनी, आपको पता ही होगा नॉर्थ अफ्रीका में जो वेस्ट साइड है, ईस्ट साइड का जो एरिया है वो उधर इजिप्ट है। तो उधर ही ब्रिटेन की कॉलोनी थी इजिप्ट, तो उसी पे और जो लीबिया थी वो थी इटली की कॉलोनी। तो लीबिया से वो लोग इजिप्ट पे अटैक करते हैं और फाइनली
जो ब्रिटेन होता है वो हार जाता है, ब्रिटेन हार जाता है, और जो इजिप्ट होता है वो इटली और जर्मनी के कब्जे में आ जाता है। फिर उसी साल यूगोस्लाविया, माफ कीजिएगा, और जो ग्रीस, उस पर भी जर्मनी इन्वेट करते हैं और उसको कैप्चर कर लेते हैं। फिर बाद में जर्मन आर्मी एक बहुत फेमस ऑपरेशन ऑपरेशन बारबरोसा लॉन्च करते हैं जून 21 1941 में। अगली स्लाइड में देखेंगे कि क्या था ये ऑपरेशन बारबरोसा। तो ये ऑपरेशन बारबरोसा था, वो एक ऑपरेशन था जो कि जर्मनी ने यूएसएसआर पे चलाया था, जिसमें जर्मनी ने यूएसएसआर पे अटैक करा था। लेकिन अब आप सोचोगे कि अभी तो ट्रीटी साइन करी थी, तो जर्मनी ने यूएसएसआर पे अटैक क्यों कर दिया था? तो जो हिटलर की मतलब एक ऐसी अवधारणा थी कि वो लेब्रेंसराum में बिलीव करता था। ये एक जर्मन नेम है, लेब्रेंसराum। थोड़ा मैं उसको गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ। तो इसका मतलब होता है लिविंग स्पेस। तो उसमें हिटलर हिटलर क्या चाहता था कि जर्मनी के लोगों को और जगह मिले रहने के लिए, ताकि वो खेती बाड़ी कर सके और लिविंग स्पेस में रह सके, ज्यादा एरिया वो कैप्चर करना चाहता था। ये एक तरह से अवधारणा थी। और दूसरा कारण था वो ये था कि कभी कभी हिटलर को ये डर लगा रहता था कि कहीं फ्यूचर में यूएसएसआर हम पे अटैक ना करते हैं, इससे पहले कि यूएसएसआर हम पे अटैक करें, हम यूएसएसआर पे अटैक कर देते हैं। तो फिर उसी के देखते हुए उन्होंने ऑपरेशन बारबरोसा स्टार्ट किया जर्मन आर्मी ने। तो जो उसका रियल नेम था, वैसे उसका नाम था ऑपरेशन फ्रिट्ज। जो कोड नेम दिया गया था वो था ऑपरेशन बारबरोसा। वैसे ज्यादातर लोग उसे ऑपरेशन बारबरोसा के नाम से जाने जाते हैं। तो ये एक तरह से काफी बड़ा मतलब एक ऑपरेशन था जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। आप देख सकते हैं कि 75,000 जो कैजुअलिटीज हुई थी जर्मन आर्मी की तरफ से, और यहाँ पे 800,000 सोवियट्स मारे गए थे। तो और यहाँ पे 6 मिलियन सोवियत जो थे उनको इंजर्ड भी हुए थे, और किसी को जो किसी को जर्मन आर्मी ने कैप्चर कर लिया था। तो हम देखते हैं फेमस बैटल जो कि ऑपरेशन बारबरोसा के दौरान लड़े गए थे। वो पहला था बैटल ऑफ कुर्स्क, फिर था सीज ऑफ लेनिनग्राड। एक तरह से बैटल नहीं था पर एक एक ब्लॉकेड था। बाद में एक बैटल ऑफ मॉस्को, फिर बैटल ऑफ स्टेलिनग्राड। तो बैटल ऑफ जो कुर्स्क था वो था लार्जेस्ट टैंक बैटल ह्यूमन हिस्ट्री का। चलो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि जो सेकंड लार्जेस्ट टैंक बैटल था वो कौन सा था, वो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाँ, तो जो ये बैटल ऑफ कुर्स्क था उसमें 6,000 टैंक्स, दोनों तरफ से 6,000 टैंक्स लड़े गए थे। दोनों तरफ से 6,000 टैंक्स लड़े गए थे। और इसमें काफी बड़ा टैंक बैटल हुआ था, बैटल ऑफ कुर्स्क। और जो कुर्स्क है वो एक टाउन है छोटा सा यूएसएसआर के अंदर। फिर बात है सीज ऑफ लेनिनग्राड। जो ये लेनिनग्राड है वो आज का सेंट पीटर्सबर्ग शहर है। आपको पता होगा ये सेंट पीटर्सबर्ग काफी मतलब बड़ा इंडस्ट्रियल सेंटर भी है रशिया का। तो जो ये सेंट पीटर्सबर्ग है उस पे जर्मन उसमें जर्मन आर्मी ब्लॉक कर देती है उसको, एक तरफ से एंट्रेंस आने जाना पूरे एग्जिट बंद कर देती है। तो उससे क्या होता है, काफी लोग भुखमरी के कारण मर जाते हैं। तो एक बहुत एक ह्यूमिलेटिंग सीज था, सीज ऑफ लेनिनग्राड। और उसमें काफी ज्यादा मतलब लोग मारे जाते हैं भुखमरी वगैरह के कारण, क्योंकि अब लोगों के पास आने जाने के लिए बिल्कुल फूड वगैरह सप्लाईज बिल्कुल बंद हो गई थी पूरे सिटीज में। फिर बाद में था बैटल ऑफ मॉस्को, जिसमें जर्मनी ने मॉस्को पे 2 अक्टूबर 1941 को इन्वेट किया था। आप इसको 2 अक्टूबर से याद कर सकते हैं, जिसमें गांधी जयंती मनाई जाती है। फिर आता है बैटल ऑफ स्टेलिनग्राड। जो बैटल ऑफ स्टेलिनग्राड था वो आज का वोल्गोग्राड शहर है। तो जो वोलोग्राड शहर था, उधर मतलब स्टेलिनग्राड था, उस वक्त जर्मन आर्मी एक्चुअली डिफीट हुई थी। मतलब पहली बार रेड आर्मी ने जर्मन आर्मी को पहली बार बैटल ऑफ स्टेलिनग्राड में हराया था। तो जब स्टेलिनग्राड में हराया गया था जर्मन आर्मी को रेड आर्मी द्वारा, तो उस वक्त जो स्टेलिन था वो काफी बड़ा हीरो बनकर सामने आया था। लेकिन वो एक तरह से था वो हीरो नहीं, वो भी उसने भी अपने कंट्री के लोगों को बहुत जो उसके खिलाफ बोलता था उसको मरवा दिया गया था। खैर वो अलग टॉपिक है, उसको मैं फ्यूचर वीडियो में कभी कवर करूंगा। तो अब आता है व्हाट वाज हैपनिंग इन एशिया। तो एशिया में क्या घटनाक्रम चल रहा था।
तो जापान ने क्या किया था आपको 1937 में अटैक कर दिया था चाइना में। 1940 तक उसने काफी सारा जो एरिया था चाइना का, जो चाइना का बिल्कुल जो ईस्ट वाला एरिया, सारे जो पोर्ट टाउन्स वगैरह थे चाइना के, शंघाई हो गया मतलब, और जो कैपिटल सिटी बीजिंग हो गई, ये सारा एरिया, मंचूरिया तो पहले ही उन्होंने कब्जे में कर लिया था, तो ये सारा एरिया उन्होंने कब्जे में ले लिया था जापानीज आर्मी ने। जो जापानीज आर्मी को बोला इंपीरियल आर्मी भी बोला जाता है। ऐसा उनका जो एक्चुअल नाम था वो इम्पीरियल आर्मी था, जापानीज इम्पीरियल आर्मी। तो उसमें उन्होंने काफी बड़ा एरिया चाइना का कब्जे में ले लिया था। फिर बाद में क्या होता है, जर्मनी ने, सॉरी, जापान ने वो अटैक करना स्टार्ट कर देते कॉलोनीज एलाइड पावर्स की, क्योंकि अब ट्राइपार्टाइट पैक्ट के पास जापान के पास राइट था कि वो एलाइड पावर्स की कॉलोनीज पे अटैक करे। तो फिर वो जापान काफी जल्दी जल्दी एक्सपेंड कर रहा था, उसने जल्दी जल्दी फिलीपींस हो गई, फिलीपींस हो गया, इंडोनेशिया हो गया, और मलेशिया हो गया, और जो जो आज की जो एशियन कंट्रीज हैं जैसे कि इंडोनेशिया, फिलीपींस एंड म्यांमार हो गया, और और कौन सी पपुआ न्यू गिनी हो गई, और ये जो लाओस हो गया, वियतनाम हो गया, ये जो सारी कंट्रीज थे उन पे सब पे कब्जा कर लिया था जापान ने। तो फिर जो यूएस, उसमें पैसिफिक ओशन में काफी सारी कॉलोनीज यूएस के भी की थी। जो फिलीपींस थी वो पहले यूएसए की कॉलोनी थी। तो फिर जो उन्हीं उसी को देखते हुए यूएस को डर था कि कहीं ना कहीं जापान आगे जाके हम पे अटैक ना कर दे, इसीलिए उन्होंने अपने ऑयल सप्लाईज को ब्लॉक कर दिया जापान से, क्योंकि ना जो ज्यादातर जापान की जो ऑयल सप्लाईज थे वो यूएस से आया करते थे, इससे जापान बौखला गया। तो फिर जापान ने क्या किया, उसने वॉर डिक्लेयर कर दिया यूएसए के ऊपर। तो बाद में जापान ने क्या किया कि बिग मिलिट्री बेस है यूएसए का, बहुत बड़ा जो मिलिट्री बेस है पर्ल हार्बर, जो कि हवाईन आइलैंड में लोकेटेड है, तो 7-8 दिसंबर को उधर अटैक करते हैं। तो आप ये पिक्चर देख सकते हैं, पर्ल हार्बर की पिक्चर है, देखो शिप डूब रहा है। ये काफी बड़ा अटैक हुआ था यूएस की धरती पर, तो उसमें काफी सारे लोग मारे गए थे, काफी हैवी लॉस हुआ था यूएस को। तो उसको देखते हुए यूएस ने 1942 को वॉर डिक्लेयर कर दिया था जापान के ऊपर। तो फिर बाद में क्या होता है, इवेंट्स ऑफ 1942। 1942 में क्या क्या घटनाक्रम होता है, तो यूएसए वॉर डिक्लेयर करने के बाद फिर वो जापान के साथ लड़ाई पे उतर आता है पैसिफिक ओशन में। तो पैसिफिक ओशन में जापान और यूएस वॉर के एंड होने तक लड़ते रहते हैं। तो जो यूएसए ने काफी सारे बैटल लड़े थे जापान के साथ। तो जो दो सबसे डेडलीस्ट बैटल थे, जो मतलब सबसे बड़े बैटल जो थे ना, वो थे बैटल ऑफ मिडवे, जो कि ये मिडवे जो एक आइलैंड है पैसिफिक ओशन के बीचों बीच, इसीलिए उसे मिडवे कहा जाता है। और बैटल ऑफ ग्वाडल कैनाल, ये लार्जेस्ट आइलैंड है सोलोमन आइलैंड ग्रुप्स का। तो ये जो दोनों बैटल थे, इन दोनों बैटलों में जापान को हार मिलती है। और फिर बाद में जो ये पैसिफिक ओशन के जो कैंपेनिंग था, उस वक्त 12,000 अमेरिकन बस मारे गए थे। और कंपेयर करें जापानी से तो 1,50,000, मतलब काफी ज्यादा लॉस हुए थे जापान की आर्मी को पैसिफिक ओशन की कैंपिंग के दौरान। फिर आता है टर्निंग पॉइंट फॉर एक्सेस पावर। क्या टर्निंग पॉइंट था एक्सेस पावर के लिए, तो यूरोप में क्या होता है, विंटर आ जाते हैं। फिर बाद में जो आपको पता है कि जो रशिया के विंटर होते हैं वो बहुत ही ज्यादा मतलब खतरनाक होते हैं। विंटर में रशिया में जी पाना काफी ज्यादा, मतलब वहां पे जो -40 तक, -40 -50 तक पहुंच जाता है टेम्परेचर, साइबेरिया जैसी जगहों पर। तो काफी ज्यादा ठंड पड़ती है यूएसएसआर में, मतलब रशिया में। तो फिर उस वक्त क्या हो गया, जब जब सर्दियां आई, तो फिर जो जर्मन आर्मी थी, तो वो एकदम से वहां पे फंस के रह गई, और वहां पर उनको वो फूड सप्लाईज वगैरह कुछ नहीं मिलता रहा। तो फिर रेड आर्मी ने इसका फायदा उठाया, और उन्होंने यूएसएसआर ने जर्मन आर्मी को पुश बैक करना शुरू किया। आपको पता ही होगा, जब वो पहली बार स्टेलिनग्राड में जब वो हारी थी, तो वहीं से उन्होंने उनको वापस पुश करना शुरू किया था। फिर क्या होता है, यूएस से मोरक्को पे इन्वेड कर देता है, जो पहले फ्रेंच की कॉलोनी थी, जिस पर अब लीबिया, सॉरी, इटली और जर्मनी का कब्जा था, उस पर अटैक करता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मोरक्को पे, मोरक्को की जमीन पे ये जो फ्लैग लहरा लहरा रहे हैं यूएस के सोल्जर्स। और फिर उसी वक्त
एलिस ने जो इटालियन और जर्मन आर्मीज को नॉर्थ अफ्रीका में से ढकेला, पीछे कर देना, एक 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 करके। वो जो सारी कंट्रीज थी जो कि जो मोरक्को थी, और अल्जीरिया थी, और तुनिशिया थी, और जो लीबिया थी, एंड इजिप्ट, जो ये नॉर्थ अफ्रीका की जो जितनी भी कंट्रीज थी, उनको ये लोग लिबरेट कराना शुरू कर देते हैं एलिस, और फिर उनको जर्मनी को पीछे ढकेलना शुरू कर देते हैं। 1943 में फाइनली तुनिशिया पे लिबरेट करा के वो अटैक करते हैं सिसिली आइलैंड पे। सिसिली एक छोटा सा आइलैंड है इटली के बिल्कुल सदर्न कोस्ट पे। यहाँ पे इटली था, उसके सदर्न कोस्ट पे अटैक करते हैं। फिर जल्दी वो मेन इटली पे पहुंचते हुए जो बेनिटो मुसोलिनी था, बेनिटो मुसोलिनी जो कि इटली का डिक्टेटर था, उसको वो लोग अरेस्ट कर लेते हैं एलिस, और उसको जेल में डाल देते हैं। माफ कीजिएगा। फिर बाद में आता है नॉर्मैंडी लैंडिंग्स में। तो ये काफी बड़ी फेमस लैंडिंग्स है, जिसका नाम है जिसको डी डे भी कहा जाता है। जो नॉर्मैंडी लैंडिंग्स के दिन को, इसको 6 जून 1944 को हुआ था। इस दिन क्या हुआ था, एलिस ने, एक नॉर्मैंडी टाउन था फ्रांस में, एक कोस्टल टाउन था, उधर लैंड करते हैं वो लोग। एक एम्फीबियस असॉल्ट लैंडिंग्स दी हैं, जो जितनी आप देख सकते हैं, ये जो एम्फीबियस, सारी एम्फीबियस असॉल्ट शिप्स होती है। इसमें क्या रहता है कि आप टैंक वगैरह को ले जा सकते हो, किसी भी कंट्री पे अटैक कर सकते हो। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये सारे टैंक, आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स वगैरह सारी ये फ्रांस पे अटैक करते हुए, मतलब जर्मन आर्मी पे अटैक करते हुए। तो ये जो अभी तक की सबसे बड़ी एम्फीबियस लैंडिंग है, एम्फीबियस असॉल्ट शिप्स होती है, सबसे बड़ी एम्फीबियस लैंडिंग है आज तक के दिन की। तो फिर 6 जून 1945 को फ्रांस पे अटैक करते हैं एलिस, और फिर एलिस लिबरेट करा देते हैं फ्रांस से जर्मन आर्मी के चंगुल से। फिर बाद में जो जर्मन आर्मी होती है उसको वो फिर से पीछे ढकेलना शुरू कर देता है। तो आप देख सकते हैं कि जर्मन आर्मी आर्मी तीनों तरफ से घिर गई है। यहाँ से यूएसएसआर आ रहा है, यहाँ से एलिस यहीं से आ रहा है, फिर जो वो इटली की तरफ से भी एलिस अटैक कर रहे हैं, जर्मन आर्मी को पीछे ढकेल रहे हैं। फिर आप यहाँ पे मैप देख सकते हैं यूरोप का। ये फ्रांस का, ये जो मोरक्को था, ये अल्जीरिया, ये तुनीशिया। तो जब इन सबको, ये पूरा लीबिया, तुनीशिया, अल्जीरिया, इजिप्ट को जब ये लिबरेट कराते हैं, तो इस सिसिली से होते हुए एलिस इटली, मेनलैंड इटली से होते हुए फिर जर्मन आर्मी को पीछे जर्मनी में ढकेलती है। यहाँ से नॉर्मैंडी लैंडिंग्स के बाद फ्रांस को लिबरेट कराते हुए यहाँ से भी जर्मन आर्मी को पीछे ढकेलते हैं, और यहाँ से सोवियत यूनियन जो होता है वो सारे जर्मन आर्मी को ढकेलते हुए ईस्टर्न जो ईस्टर्न फ्रंट है, इस पर सारी कंट्रीज को लिबरेट कराते हुए जर्मन आर्मी को पीछे ढकेलता है। फिर इवेंट्स ऑफ 1945। अब 1945 के वक्त क्या हुआ, तो 29 अप्रैल को जर्मनी ने सरेंडर कर दिया था ऑफिशियली। बाद में फिर आपको पता, फिर 30 अप्रैल जो अगले दिन ही था, आ, उस दिन जो हिटलर था उसने अपनी वाइफ के साथ, और जो उसका प्रोपेगेंडा मिनिस्टर था गोबल्स, उसके साथ अपने बंकर में सुसाइड कर लिया था। और फिर बाद में जो जब फिर अब इटली चला गया, चला गया, और फिर जर्मनी चला गया। फिर बाद में बचता है सिर्फ जापान। तो जो जापान था वो यूएसए के साथ अभी भी लड़ाई कर रहा था पैसिफिक में। तो फिर उस वक्त क्या हुआ था कि यूएसए ने न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप कर लिए थे। तो उन्होंने फाइनली 2 न्यूक्लियर बॉम्ब गिराते हैं जापान पे। तो जो फर्स्ट न्यूक्लियर बॉम्ब था वो गिराया गया था हिरोशिमा पे 6 अगस्त 1945 को। और सेकंड जो न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया गया था वो गिराया गया था नागासाकी पे ऑन 9 अगस्त 1945 को। तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि जो ये हिरोशिमा पे जो बम गिराया था उसका निकनेम क्या था, और जो नागासाकी पे न्यूक्लियर बम गिराया था उसका निकनेम क्या था। तो फाइनली क्या होता है, जापान को 15 अगस्त जापान 1945 को सरेंडर करता है, और इसके साथ ही साथ वर्ल्ड वॉर 2 बिल्कुल से पूरी तरह से एंड हो जाता है। तो 15 अगस्त को आप इस तरह याद रख सकते हैं कि 1915 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिली थी ब्रिटेन के साथ। तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद फिर 1947, आपको पता ही होगा, 1947 के से लेकर 1991 तक कोल्ड वॉर का एरा स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि फिर यूएसएसआर और यूएसए सबसे बड़ी उभरती हुई पावर बन के नजर आती हैं। फिर उनके बीच में 1947 से लेकर 1991 तक
जब तक यूएसएसआर कोलैप्स नहीं होता है तब तक कोल्ड वॉर चलता है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। तो कोल्ड वॉर के ऊपर भी मैं अपने एक सेपरेट वीडियो जरूर लाऊंगा फ्यूचर वीडियो में। तो इसी के साथ अपना ये लेक्चर खत्म होता है। अगर आपको मेरी वीडियो बिल्कुल पसंद आती है तो फिर उसको लाइक करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो मुझे सब्सक्राइब करिएगा और फ्यूचर में ऐसी वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू। जय हिंद।